पिछले वीक में जब हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्विट्जरलैंड गए थे पीस टॉक्स के लिए, तो एक गोरे सहाफी ने कहा, एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने कहा कि मोसाद ने इनको हिट करने का प्लान बनाया हुआ था जी। कि भी हम इन लोगों को हिट करेंगे। तो आपके फील्ड मार्शल ने क्या कहा, आपकी आईएसआई ने क्या उनको पैगाम दिया कि भाईजान 3 मिनट के अंदर अंदर इजराइल भी दुनिया से गायब हो जाएगा। जंगबंदी जो है वो तो हो गई थी, पाकिस्तान के तवस्सुत से ही मुआहिदा तय पा गया था। ईरान अमेरिका जंग जो है वो बंद हो चुकी थी और आखिरी मराहिल के अंदर बताया जा रहा था कि ये जा रहे हैं, लेकिन एकदम से दोबारा ये जंग आखिर क्यों छिड़ चुकी है? अभी भी इस वक्त भी जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो इस वक्त भी जो है तमाम ममालिक के साथ बातचीत कर रहा है और वो बातचीत कर रहा है अमन की और अमन की। ये सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते हैं, तो जो एट द एंड है वो क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब का दिफा करना पड़ेगा? देखें, अल्टीमेटली अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए, पाकिस्तान को ये जंग के अंदर घसीटना चाहते हैं किसी भी तरह कि पाकिस्तान इस जंग में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे ईरान अमेरिका जंग की, जो कि एक बार फिर से छिड़ चुकी है और मशरिक वुस्ता की हालत दोबारा से वैसी होती हुई नजर आ रही है जैसे जंग बंदी से पहले की थी। आखिर ये क्या माजरा है कि जंग बंदी भी काम नहीं आ सकी है और दोबारा से ये हमले जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। गुज़श्ता रात भी जो हमले हैं उनकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कहा यह जा रहा है कि ये पूरा खित्ता एक बार फिर से जंग की लपेट में आने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से जो यमन है उसकी जानिब से सऊदी अरब के ऊपर अटैक किया गया है, सऊदी अरब की जानिब से जवाब दिया गया है, ईरान ने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर अटैक कर दिए हैं और ऐसे में अमेरिका जो है वो भी ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो यह क्या सूरत हाल बनी हुई है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक नौजवान सहाफ़ी मौजूद हैं जिनको आज हमने अपनी जूम मीटिंग के अंदर दावत दी है। बात करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान का इसके अंदर जो किरदार है वो क्या होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं, हमारे साथ मौजूद हैं एक नौजवान सहाफी मुनीब हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम उमैस, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे और बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे दावत देने के लिए। मुनीब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जंगबंदी जो है वो तो हो गई थी, पाकिस्तान के तवस्सुत से ही मुआहिदा तय पा गया था। ईरान अमेरिका जंग जो है वो बंद हो चुकी थी और आखिरी मराहिल के अंदर बताया जा रहा था कि ये जा रहे हैं, लेकिन एकदम से दोबारा ये जंग आखिर क्यों छिड़ चुकी है और ये किसकी जानिब से शुरू की गई है, इसका जो मुद्दा है वो किसके साथ जाएगा? इसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। और ये एक नया नॉर्मल सेट हो चुका है दुनिया में। जंगों को लेके एक नया नॉर्मल, एक नया रूल सेट हो चुका है। अब उस तरह से कन्वेंशनल वॉर्स नहीं होती हैं जिस तरीके से हमने, मेरे ख्याल से आखिरी जंग देखी है जो पाकिस्तान की इंडिया के साथ हुई थी, जो कि फुल कन्वेंशनल वॉर थी, जिसमें आपकी एयर फोर्स, आपकी नेवी, आपकी ग्राउंड के ऊपर आर्मी है, आपकी वो सारे जो है ना बॉर्डर के ऊपर लगी हुई हैं और वो जंग लड़ रहे हैं। अब की जंगें जो है ना, वो जो एक न्यू नॉर्मल्स जो है वो सेट हो चुके हैं और वो न्यू न्यू नॉर्मल ये है कि जी हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर जी हमने मिसाइल मार दिया टारगेटेड लोकेशन के ऊपर, फिर हमारे जो है ना जो पार्टी बी है उसने मार दिया, फिर पार्टी ए ने मारा, पार्टी सी ने, इस तरीके से ये कर रहे हैं। अब ये एक न्यू नॉर्मल सेट हो चुका है और इसी तरह से जो है ना मेरे ख्याल से अभी जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये अब चलेगा। अब ये जंगें हो क्यों रही हैं और इसके पीछे रीजनिंग क्या है और पाकिस्तान का इसके अंदर किरदार क्या है, तो पाकिस्तान का किरदार इसमें हमेशा से, पाकिस्तान जो है अमन की बात करता रहा है, पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है और पाकिस्तान अमन की बात करता रहेगा। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट है। पाकिस्तान और सऊदीया अब जो है ना दो जिस्म एक जान है, डिफेंस की पर्सपेक्टिव से भी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी, कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी। तो पाकिस्तान को तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर एक बड़ी एक क्या कह सकते हैं, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है ऑफ कोर्स इट हैज टू डिफेंड सऊदी अरेबिया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इन्वॉल्व इस तरह से जंग में नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर और अगर एक न्यूक्लियर पावर एक जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप समझ लें कि पाकिस्तान के साथ चाइना है, चाइना के साथ रशिया है और ये आहिस्ता 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 करते हुए ये तीसरी आलमी जंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान का किरदार बहुत ही मुस्बत है, पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है और पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है एट दिस टाइम। अभी भी इस वक्त भी जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो इस वक्त भी जो है तमाम ममालिक के साथ बातचीत कर रहा है और वो बातचीत कर रहा है अमन की और अमन की, क्योंकि पाकिस्तान वैसे इस बात को समझता है कि ये जंग जो है ये जमीनी जंग नहीं है,
दिस इज ए सिविलाइजेशनल रिलीजियस वॉर। एक ये रिलीजियस सिविलाइजेशनल वॉर है। और ये आप मुझे बताएं कि ये जो स्पेसिफिकली जंग है, ये साउथ अमेरिका के अंदर क्यों नहीं हो रही, ये यूरोप के अंदर क्यों नहीं हो रही है, ये अफ्रीका के अंदर क्यों नहीं हो रही है, ये सिर्फ उसी जगह पे क्यों हो रही है जहां पे सारे मुसलमान ममालिक हैं, यहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी है। और वो मुसलमान मेजोरिटी हैं जो कि दुनिया की आधी से ज्यादा ट्रेड कंट्रोल करते हैं, दुनिया की आधी से ज्यादा इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं, दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत कंट्रोल करते हैं। तो ये सिर्फ वहां पे क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे एक डिजाइन है, इसके पीछे एक एजेंडा है, and that agenda and that design is to weaken the Muslim countries, to weaken their strength, to weaken them overall। और उनका जो एक जो ग्रास्प है, एक जो ग्रिप है, जो दुनिया को कंट्रोल करती है, जो कि एक आप समझ लें एक जायनिस्ट लॉबी है, वो दुनिया में एक गॉडलेस सोसाइटी क्रिएट करना चाहती है, वो एक शैतानी सोसाइटी क्रिएट करना चाहती है। और इसके ऊपर ये अब कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं रही है उमैस, दिस इज नो मोर एप्स्टीन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। एप्स्टीन के मुतालिक सोचा जाता था कि ऐसे वाकयात सिर्फ हमें बताए जाते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन जब से एप्स्टीन एक्सपोज हुआ है तब से ये तो सब कुछ हकीकत लगने लग गया है। एग्जैक्टली। और ये अब कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। मैं चाहूंगा आप इस प्रोग्राम में नेतन्याहू का वो क्लिप लगाएं जिसपे पूरी दुनिया की मीडिया के ऊपर वो क्लिप चला था, और जहां पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने आके कहा था कि ये जो जंग है ईरान के साथ, जो हम ये जंग कर रहे हैं, ये जंग हम कर रहे हैं अपने मसीहा की वेलकम की तैयारी करने के लिए। We will make it to the return of the Messiah, but this will not happen next Thursday. शैतान की बात मीडिया के ऊपर बोल रहा उसने। तो मतलब ये बात समझने वाली है। और अभी भी जो है ना, हम लोग रियलिटी से बहुत दूर हैं। कोई बंदा कहेगा जी ये ईरान का स्ट्रेट के ऊपर कंट्रोल है तो ये उसको तोड़ना चाहते हैं, ये अरब ममालिक जो है ना वो दुनिया की ट्रेड है, वहां पे तेल है, ये है, वो करना चाहते हैं। ये डाइवर्जन है सारे जो इंटरनेशनल मीडिया कह रहे हैं। वो आप क्लिप ढूंढिएगा, और वो एआई क्लिप नहीं है, वो बकायदा अल जजीरा, आपके CNN, आपके फॉक्स, आपके ABC, दुनिया के तमाम बड़े चैनल्स ने एयर किया था वो क्लिप कि वी आर वेजिंग दिस वॉर इन प्रेपरेशन टू वेलकम आवर मसीहा। अच्छा मुनीब भाई, यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो पहली पोजीशन है वो तो यही है कि हमने इन तमाम ममालिक को साथ लेके चलना है, इनके दरमियान जो अमन है वो कायम करवाना है। लेकिन इन केस के ये सूरत हाल मजीद एस्केलेट करती है, ईरान के ऊपर हमले नहीं रुकते हैं, और ईरान आगे से जो अपने उसने एक मलेशिया का जाल बिछा रखा है इस खित्ते के अंदर। आपको पता है यमन के अंदर भी हैं, लुबनान के अंदर भी हैं। तो अब यमन वाले जो हैं वो सऊदी अरब के साथ लड़ते रहते हैं, उनकी एक हिस्ट्री है, अपनी है, अपना कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन इन केस के ईरान के ऊपर अटैक्स नहीं रुकते हैं, अमेरिका करता रहता है, और ईरान फिर वापस रिटेलिएट करता है गल्फ स्टेट के ऊपर। फिर ये जो मलेशियास हैं ये सऊदी अरब के ऊपर अटैक करते हैं। तो जो एट द एंड है वो क्या पाकिस्तान को सऊदी अरब का दिफा करना पड़ेगा? और चूंकि अब तो पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद भी हैं, और हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो भी वहां पर तैनात हैं। तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा करेगा? क्योंकि अमेरिका जो है वो हमने देखा कि फेल हो चुका है इस काम के अंदर। पहले सऊदी अरब की सिक्योरिटी जो है वो अमेरिका के पास थी, लेकिन ईरान के हमलों को वो नहीं रोक सके हैं। उनका पैट्रियोट जो डिफेंस सिस्टम है वो भी उन हमलों से मुकम्मल तौर पे सऊदी अरब को नहीं बचा सका। तो क्या अब पाकिस्तान ये सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी है वो उठाएगा? देखें, अल्टीमेटली अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आए, लेकिन जिस डायरेक्शन में इस वक्त सारी चीजें चल रही हैं, पाकिस्तान की जो डिफेंस की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की फोर्सेस ऑलरेडी इस वक्त, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो सऊदीया के बॉर्डर के ऊपर तैनात है, वहां पे सऊदीया की अपनी फोर्सेस मौजूद है। पाकिस्तान की जो बेसिक जिम्मेदारी है और जो पाकिस्तान का जो बेसिक एक रोल है यहाँ पे, दैट इज टू प्रोटेक्ट द टू होली सिटीज मक्का एंड मदीना, जो कि हमारी रिलीजियस ड्यूटी है। और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि इस वक्त जो उसकी सिक्योरिटी है दोनों शहरों की, दोनों जो है ना शहरों की जो सिक्योरिटी वो अल्लाह पाक ने जो है ना हमारे एक जिम्मे जो है सौंपी है। बेशक अल्लाह इज द बेस्ट डिफेंडर्स, अल्लाह ने उनकी खुद जो है ना सिक्योरिटी अपने हाथ में नहीं है, उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड एक फिजिकल अप्रोच, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए होती है, क्योंकि इस्लाम इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल रिलीजन्स।
जिस तरह से ये चीजें चल रही, मुझे लगता है कि ये अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि एक एजेंडा है, और एजेंडा ये है कि ये जितने भी मुसलमान ममालिक हैं इनको कमज़ोर कर दिया जाए, इनकी इकोनॉमी को जो है तोड़ दिया जाए, इनको जो है ना क्रिपल कर दिया जाए, और मिसाल के तौर पे ये खड़े ना हो सकें। मतलब जो डेवलपमेंट सऊदीया कर रहा था, जो डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही थी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या टूरिज्म की डेवलपमेंट है या साइंस एंड एआई की और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही थी, ये वो एक वक्त होता था उमैस, जब हम सुनते थे कि भाई अमेरिका के अंदर जो है ना एक नई डिस्कवरी हुई है, वहां पे कोई नया सॉफ्टवेयर बन गया है, कोई नया यूनियन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी है। यूरोप के अंदर जी, जर्मनी के अंदर जी, बेलारूस में, रशिया में जी, हम ऐसी चीजें सुन रहे हैं। लेकिन ये उल्टा हो गया। अब जितना इन्वेस्टमेंट और जितनी सारी जो है ना डेवलपमेंट्स हैं, वो सारी मिडिल ईस्ट से हो रही हैं। तो भी अब ये, अब आप इमेजिन करें कि इलॉन मस्क के बाद सऊदीया से कोई एक बंदा उठता है, कोई साइंसदान उठता है, और उसका नाम है मोहम्मद मोहम्मद जलील बिन अब्दुल्ला, और वो कहता है कि इलॉन मस्क मार्स पे जा रहा है, मैं प्लूटो पे जा रहा हूं। तो आप इमेजिन करें कि क्या दुनिया को ये चीज कबूल होगी? क्या ये जो जायनिस्ट हैं या जो ये गोरे हैं, इन लोगों को ये चीज कबूल होगी? हरगिज कबूल नहीं होगी। और वो अपने आप को, और वो जितने भी इमर्जिंग थ्रेट्स होते हैं टू देयर हेजमनी, to their monopoly in the world politics, monopoly in technology, monopoly in agriculture, monopoly in all the other fields, defense, हर लिहाज से जो मोनोपोली है उसको चैलेंज करने के लिए जो भी इमर्जिंग पावर होगी उसको वो जो है ना तबाह कर देंगे। और दिस इज अ वेरी लार्ज स्केल। अगर आपने मिलिशियास की बात की है और आपने कहा कि ईरान इन मिलिशियास को रन करता है, आई एम सॉरी उमैस, ईरान इन मिलिशियास को रन नहीं करता, इन मिलिशियास को मोसाद रन करता है। आप जाके पढ़ लें, आप रिसर्च करें इसके ऊपर, आप पढ़ें हमास को किसने बनाया? हमास को इजराइल ने बनाया। हिजबुल्लाह को किसने बनाया? हिजबुल्लाह को इजराइल ने बनाया। आप मुझे कह रहे हैं हमास और हिजबुल्लाह और दीगर ये जो मिलिशियाज हैं, ये फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और ये गजा के अंदर एग्जिस्ट करते हुए जो है इजराइल की फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जबकि देयर इज अ कंप्लीट ब्लॉकेड ऑफ गजा, जहां पे पानी का बूंद नहीं जा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ मोसाद एंड द इजरायली स्टेट। तो वहां पे रॉकेट लॉन्चर्स जा रहे हैं, वहां पे टनल्स बन रही हैं, वहां पे बंदूकें जा रही हैं, वहां पे राइफलें जा रही हैं, वहां पे ड्रोन जा रहे हैं। ये किसको बेवकूफ बना रही हैं? ये सारी मिलिशियाज इन्होंने अब खुद बनाई हैं, और ये जानबूझ के वो 7 अक्टूबर जैसे जो है ना ये अटैक्स करवाते हैं, जस्ट टू मेक अ रीजन टू मर्डर मुस्लिम्स, just to make a reason to invade into Palestine, invade into Syria, invade into Lebanon, invade into the other countries। तो ये एक जाल है, ये एक जाल है जो कि हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान इस चीज को समझता है, और पाकिस्तान अपने जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनको एक ही पैगाम भेज रहा है, आज भी वही पैगाम भेज रहा है कि खुदा के वास्ते आपस में लड़ना बंद करें, यही तो आपका दुश्मन चाहता है। मिसाल के तौर पे हम मुसलमानों का दुश्मन है इजराइल, ठीक है जी। अब इजराइल चाहता है कि जी मुसलमान जो ममालिक हैं ये कम खत्म हो जाएं। अब इजराइल कहता है यार मैं अपनी गोली क्यों खर्च करूं, मैं अपनी एनर्जी क्यों खर्च करूं, मैं इनको आपस में लड़ा दूं। और इस वक्त वही जीत रहा है। मतलब कि यमन मुसलमान है, लेबनान मुसलमान है, फलस्तीन मुसलमान है, ईरान मुसलमान है, इराक मुसलमान है, सऊदी मुसलमान है, यूएई मुसलमान है, कुवैत मुसलमान है, कतर मुसलमान है, आपस में लड़ रहे हैं जी। सारे के सारे आपस में लड़ रहे हैं। कितने कितने ने खुश होंगे ना अल्लाह पाक ऊपर से देखे कि ये देखें ये सारे मुसलमान ममालिक हैं, ये भाई हैं, और इनको हमने पैगाम दिया था कि यार तुम लोगों ने एक जान बनना है, और ये एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, और जो असल दुश्मन है वो पीछे बैठ ऊपर टांग रख के जो है ना वो हंस रहा है, वो खुशियां मना रहा है, वो कह रहा है कि देखिए जी हमने इनको किस तरीके से आपस में लड़ा दिया। और ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एक आइडिया है टू ड्रैग पाकिस्तान इनटू दिस वॉर। पाकिस्तान को ये जंग के अंदर घसीटना चाहते हैं किसी भी तरह कि पाकिस्तान इस जंग में आए, क्योंकि द ओनली पावर ऑन अर्थ, द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर ऑन अर्थ। अभी अभी पिछले वीक में जब हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्विट्जरलैंड गए थे पीस टॉक्स के लिए,
तो एक गोरे सहाफी ने कहा किसी, मैंने नहीं कहा या उमैस ने नहीं कहा, एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने कहा कि मोसाद ने इनको हिट करने का प्लान बनाया हुआ था जी कि भाई हम इन लोगों को हिट करेंगे। तो आपके फील्ड मार्शल ने क्या कहा, आपकी आईएसआई ने क्या उनको पैगाम दिया कि भाईजान 3 मिनट के अंदर अंदर इजराइल भी दुनिया से गायब हो जाएगा। ये वो ताकत है, ये वो स्ट्रेंथ है जिसको वो तोड़ना चाहते हैं, जिसको वो हार्म करना चाहते हैं। क्योंकि इजराइल की एग्जिस्टेंस ऑन दिस वर्ल्ड, इफ देयर इज ओनली वन कंट्री जिससे इजराइल डरता है, जिससे इजराइल डरता है, दैट इज पाकिस्तान। जी जी क्योंकि मुनीर उसको भाई, पता है कि वी हैव, दिस इज क्वाइट थॉट प्रोवोकिंग जो आपने मलेशिया वाली बात की है कि एक टाइम पे वहां पे खाना नहीं पहुंच पा रहा, इमदाद नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही हैं, लड़ रही हैं। तो इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक सूरत हाल ये भी बनी हुई है कि आबने हॉर्मुज़ इसका क्या करेंगे। यहाँ पर तो एक बार फिर से जो है वो ब्लॉकेट लगता है कायम होने वाला है। और ट्रंप ने कल कह दिया है कि जो आबने हुर्मुज है उसके मुतालिक कोई ये ना सोचे कि यहाँ से आप लोगों को फ्री गुजरने दिया जाएगा, इसको हमने खाली करवाया है तो ये जो है इसके ऊपर एक फीस होगी जो कि हम लोग वसूल करेंगे। और मेरे ख्याल से ये पैगाम जो है वो उन्होंने अपने जो इत्तेहादी हैं, गल्फ स्टेट्स हैं, उनको दिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, जो आबने हुर्मुज है उस पर अमरीका का कब्जा होगा, या क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए उमैस, जंग जो है ना बड़ी एक टेक्निकल चीज होती है, और पाकिस्तान के अंदर या दुनिया वाले जो है ना जंग को समझते हैं कि भाई ये एक फड्डे की तरह है जो मोहल्ले के अंदर होता है। एक बंदा जाता है, मारता पीटता है, थोड़ा सा खुद भी मार खाता है, और फिर सुलह होके जी और दोनों अपने घर चले जाते हैं। ये है जंग रिसोर्सेज की, ये है जंग स्ट्रेंथ की, और ये है जंग आपकी पेशेंस लेवल की। अमेरिका के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। उसने वेनेजुएला का सदर उठाया, उसने अपनी जो ऑयल की नीड्स थी और रिक्वायरमेंट्स थी पूरे मुल्क की, उसने सबसे पहले वो सिक्योर की थी कि वो वहां से तेल लेके जा रहा है। तो उसको फिक्र नहीं है कि अपना जो है ना हुर्मुज खुली है या बंद है, वो ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने मुल्क की रिसोर्सेज, अपने मुल्क का जो है ना ऑयल और वो सारी चीजें जो वो वेनेजुएला से वो जो है निकाल के लेके जा रहा है। अब आ जी जाती है दुनिया भर की बात, ठीक है जी। अब दुनिया डिस्टर्ब हो रही है, अमेरिका को कोई फिक्र नहीं है, दुनिया डिस्टर्ब हो रही है, दुनिया का जीडीपी जा रहा है, मुल्क की इकोनॉमीज तबाह हो रही हैं, ये सारी चीजें तबाह हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो हेजमनी है या अमेरिका की जो मोनोपोली थी ओवर जियोपॉलिटिक्स, ओवर पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड, एक सुपर पावर था, उसको चैलेंज किया जा रहा था। चाहे वो रशिया हो या चाइना के शेप में हो या मिडिल ईस्ट की तरक्की की, जैसे मैंने भी रिसेंटली पहले थोड़ी सी बात की थी आपको। तो वो अपनी मोनोपोली जो है ना वो बरकरार रखना चाहता है, वो एक सुपर पावर है, और सबको वो जो है ना अपने नीचे लगा के रखेगा। और उसको इस आबनाए हुर्मुज बंद होने से उसको फायदा है, क्योंकि आबनाए हुर्मुज बंद होगी तो लोग चीखेंगे, जब लोग चीखेंगे उनको नुकसान होगा, नुकसान होगा तो वो किसके पास जाएंगे? चौधरी साहब के पास जाएंगे, अमेरिका के पास, कि यार ये आप कुछ करें यार, इसका ये बड़े खुद से है। फिर वो डील्स लॉक करेगा, फिर वो उनसे एग्रीमेंट साइन करवाएगा, वो चीजें करेगा, फिर वो अपनी वापस में अपना जो उसका ऑरा था सुपर पावर वाला, और उसकी वो जो एक कंट्रोल था, वो उसको वापस रीगेन कर सकता है। तो आबनाए हुर्मुज से बंद होने से अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक चीज पहले सेटल कर ले। अब जी आबनाए हुर्मुज बंद होने से प्रॉब्लम्स किसको है? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को है और पूरी दुनिया को है। वो अब ये इस बात पे एग्री होना स्टार्ट हो गई हैं, और ये एक नैरेटिव बनना स्टार्ट हो गया है, जो कि पहले एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो कंट्रोल था वो एंटायरली ईरान के पास था, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है, वो उसके बॉर्डर को लगता है, वो उसके वाटर्स में आता है। अब पूरी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता, पेशेंस है ना, पेशेंस लेवल है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। पहले महीने मैंने 370 पे फ्यूल दिलवा लिया, दूसरे महीने मैंने 370 पे फ्यूल दिलवा लिया, तीसरे महीने मैंने कहा यार ये तो बड़ा हालात खराब हो रहे हैं। अब 8 महीने हो गए हैं इस चीज को, तो यार ये तो भाई अब तो मेरी जेब खाली हो गई है, मेरे सेविंग खत्म हो गई हैं। अब मैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया हूं, अब मैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गया हूं। तो अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया भर के ममालिक की बात कर रहा हूं कि दुनिया भर के ममालिक अब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गए, क्योंकि उनका ट्रेड और उनकी सारी चीजें अफेक्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब दे आर गेटिंग द फील ऑफ इट। अब व्हेन दे आर गेटिंग द फील ऑफ इट, तो वो ट्रंप की इस नैरेटिव से, उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि जी हाँ, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये जी इंटरनेशनली कंट्रोल होना चाहिए। दुनिया भर की जी 40 से 50% यहां से ट्रेड जाती है, तो ये किसी एक मुल्क के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो अब व्हाट इज हैपनिंग इज ट्रंप इज गेनिंग इंटरनेशनल सपोर्ट फ्रॉम अदर सुपर पावर्स, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, फ्रॉम साउथ अमेरिकन कंट्रीज, फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज, फ्रॉम एशियन कंट्रीज, फ्रॉम यूरोपियन और उस दूसरे ममालिक से उनको सपोर्ट मिल रही है कि हाँ हम इसमें एग्री करते हैं ट्रंप के साथ कि जी अपनाए हुर्मुज जो है
ये इंटरनेशनली जो है ना एक इदारे के कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि इन द फ्यूचर अगर कोई वॉर होती है या ईरान रुस के बह जाता है तो दुनिया भर की जो है ना वो ट्रेड जो है ना वो ना रुके, और जो एक लाइवलीहुड है और एक जो इकोनॉमीज है दुनिया की, जो चीजें सारी चल रही होती साथ साथ, वो चीजें खराब ना हो। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और आई थिंक ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हैं उस तरफ ही चल रही हैं। बाकी देखें, अमेरिका एक सुपर पावर है, आप उसको माने या आप उसको ना माने, वो एक सुपर पावर है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। ईरान कितना सस्टेन कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अमेरिका को हमने देखा है, अफगानिस्तान के अंदर 20 साल जंग लड़के गया है, यूएसएसआर के साथ 20 साल जंग लड़ता रहा है। उसके पास जंग लड़ने की कैपेसिटी और जंग लड़ने का जो एक्सपीरियंस है, इट इज ओवर डेकेड्स। तो अमेरिका ये जंग सालों साल जारी रख सकता है। उसकी वहां पे शिप खड़ी है, वो ब्लॉकेड रखा हुआ है, वो सालों साल ब्लॉकेड जारी रख सकता है, उसकी जात को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो सस्टेन करने की सवाल है वो है कि क्या ईरान बर्दाश्त कर सकता है, क्या ईरान के पास वो पैसा है, क्या ईरान के पास वो तेल है, क्या ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी है, क्या ईरान के पास वो पेशेंस है। एट द सेम टाइम जब ईरान की पब्लिक अपनी हुकूमत से कहती है कि वो हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं, जिनको वो इमाम मानते हैं, उनको शहीद करके चले गए, और आप जाके स्विट्जरलैंड के अंदर, मिसाल दे रहा हूँ, ये पब्लिक एनालिसिस है, कि आप जाके स्विट्जरलैंड में जो एक ही रूम के अंदर उनके साथ खड़े होके, बेशक आपने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन आप उनसे अमन की बात कर रहे हैं। तो हमारा बदला कहाँ गया, हमारा रिवेंज कहाँ गया? और अली खामेनेई की डेथ के बाद जो लीडरशिप है वो स्कैटर्ड है ईरान के अंदर। उनको समझ नहीं आ रही कि हमने अमन की बात करनी है या हमने जंग की बात करनी है या हमने न्यूट्रल रहना है, क्योंकि मुश्तबा खामेनेई खुद शदीद इस वक्त जख्मी है और वो जो है ना सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो खुद इस वक्त शायद रशिया में जेर इलाज हैं, लेकिन और पीछे जो है गालिबाफ हैं, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है, फिर आपकी IRGC है, उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है। तो इस वक्त ईरान की लीडरशिप भी बहुत स्कैटर्ड है, जिसका फायदा जो है इजराइल उठा रहा है और जिसका फायदा जो है अमेरिका उठा रहा है। और ये मेरे अपने एनालिसिस हैं कि दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, दिस इज गोइंग टू प्रोलॉन्ग। और ये अब जो एक नया ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है, ये जंगें बढ़ने वाली हैं। बस दुआ ये करें कि ये मुसलमान ममालिक जो हैं आपस में मत लड़ें, क्योंकि ये प्लान है कि पाकिस्तान को सबसे पहले आप मिडिल ईस्टर्न वॉर के अंदर घसीट के लेकर आए। पाकिस्तान इज ऑलरेडी फाइटिंग इंटरनली विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको बैक करती है इजराइल, बैक करती है इंडिया, बैक करती है। और अगर आप कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान को ड्रैग कर लेते हैं इनटू द मिडिल ईस्टर्न वॉर, तो आपको क्या लगता है कि ईस्टर्न साइड से इंडिया इस बात का फायदा नहीं उठाएगा? वो तो तैयार बैठा हुआ है, अफगानिस्तान तो तैयार बैठा हुआ है कि आपकी फोर्सेस डिवाइड हो और हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी पॉलिसी है, अमन की बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है, अमन की बात कर रहा है, और हमें अमन की बात ही करनी चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स पे के नाम के ऊपर ही आप जितने भी ये मुसलमान ममालिक हैं, सऊदिया है, टर्की है, यमन है, ईरान है, आपका कुवैत है, आपका कतर है, आप इन सब के लीडर्स को पाकिस्तान बुलाएं, इस्लामाबाद में इकट्ठा करें और इनके साथ बैठ के जरा जो है ना कोयटा चाय पिलाएं, इनको जरा इनको ठंडा करें और अमन की बात करें। और क्योंकि ये इस वक्त बहुत बहुत जरूरी है। रोज कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मार रहा है, कोई एयरपोर्ट उड़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये काबिल बर्दाश्त चीजें हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट एसेट के ऊपर अटैक हुआ या कोई जानी नुकसान हुआ, तो फिर ये चीजें एस्केलेट करेंगी। और एस्केलेशन ना पाकिस्तान के हक में बेहतर है, ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के हक में बेहतर है, और मोस्ट इंपोर्टेंटली ना हमारे दीन के जो है ना लिए बेहतर है, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं, ये जंग ही इस्लाम के खिलाफ है, ये जंग ही मुसलमानों के खिलाफ है। तो हम खुद आपस में लड़के अपने दुश्मन को एडवांटेज दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मुनीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो सेशन था, आज की जो पॉडकास्ट थी, डिस्कशन थी, हमारे देखने वालों को पसंद आई होगी और उनके लिए खैर का सबब बनेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।